नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की इकाई नंबर 2 बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया के एक वाक्य में उत्तर दीजिए और अति लघुत्तरीय प्रश्न, और साथ ही साथ इकाई नंबर 3 संज्ञान एवं अधिगम और इकाई नंबर 4 भाषा संप्रेषण के सारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए और अति लघुत्तरीय प्रश्न सारे लेके आई हूँ। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न रहेगा, सीखने की परिभाषा लिखिए। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अगला प्रश्न है आपका, सीखने के कितने स्तर हैं? सीखने के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। प्रभाव का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है, उसे प्रभाव का नियम कहते हैं। चिंतन की परिभाषा दीजिए। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। तार्किक चिंतन किसे कहते हैं? वह चिंतन जो समस्या समाधान पर आधारित होता है, उसे तार्किक चिंतन कहते हैं। क्रांतिक चिंतन किसे कहते हैं? क्रांतिक चिंतन चिंतन का एक प्रकार होता है जिसमें किसी विषय वस्तु या विषय या समस्या के समाधान में कौशल युक्त संश्लेषण, मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना सम्मिलित होते हैं। अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम पॉल गिलफोर्ड ने की थी। स्कीमा क्या है? स्कीमा से प्याजे का तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। चिंतन के साधन किसे कहते हैं? चिंतन की प्रक्रिया में जुड़े हुए तत्वों को चिंतन के साधन कहते हैं। मानसिक क्रिया किसे कहते हैं? पियाजे के अनुसार मानसिक क्रिया से तात्पर्य बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन से है। इसके बाद इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न, सीखना जन्मजात प्रवृत्ति है, समझाइए। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। किसी में यह कम तो किसी में सामान्य और किसी में अधिक पाई जाती है। मनुष्य जन्म के कुछ समय बाद ही अनुकरण द्वारा सीखने लग जाता है और जिज्ञासा स्वरूप वह उसके चारों ओर के पर्यावरण में उपलब्ध व्यक्त, क्रिया, वस्तु आदि सभी के बारे में जानने की चेष्टा करता है। यहाँ पे क्रिया लिखा हुआ है। बाल विकास की अवधारणा क्या है? किसी बालक के विकास से आशय शिशु के गर्भाधान से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता तक प्राप्त करने की स्थिति से है। तत्पश्चात उसके अंगों का विकास होता है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसके फलस्वरूप बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इसी प्रकार बालक का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। यही बाल विकास कहलाता है। क्या एक शिक्षक को सीखने की विभिन्न प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? शिक्षक को सीखने की विभिन्न प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि ज्ञान एवं कौशल शिक्षक के व्यक्तित्व के अंग होते हैं। शिक्षक को अपने विषय का जितना स्पष्ट ज्ञान होगा, वह सिखाए जाने वाले कौशल में जितना अधिक कुशल होगा, शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति जितना अधिक आत्मभाव होगा, वह उनके प्रति जितना अधिक प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है, शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? इस चिंतन का मुख्य उद्देश्य किसी नई चीज का निर्माण करना है। यह वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए नए संबंधों की खोज करता है। यह पूर्ण स्थापित नियमों से बाध्य नहीं होता। इसमें व्यक्ति स्वयं ही समस्या पैदा करता है और सफलतापूर्वक उसके समाधान के साधन ढूंढता है। वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं का चिंतन इसी प्रकार का होता है। चिंतन के साधन के अंतर्गत सूत्र क्या है? चिंतन के साधन के अंतर्गत सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इसमें गणित, विज्ञान आदि के सूत्र आते हैं। भारतीय ज्ञान संस्कृत के श्लोकों में संचित है, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है।
सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। अगला है संज्ञान से क्या तात्पर्य है। संज्ञान से तात्पर्य उन समस्त मानसिक योग्यताओं से है जिनका संबंध बुद्धि से होता है। बालक में मानसिक योग्यताओं के विकास की स्थिति तीव्र होती है। मानसिक प्रवृत्ति विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग ढंग से विकसित होती है। बालक के संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने अनुभवों को विशेष महत्व दिया है। संज्ञान के विकास का आभास इस बात से भी होता है कि बालक में किस प्रकार की संकल्पनाएं विकसित होती हैं। बालक शब्दों को सीखता ही नहीं, उनकी प्रतिमा भी ग्रहण करता है। अगला है सीखना व्यवहार एवं सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है और इसका क्या आशय है। सीखना व्यवहार एवं सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर का है। सीखना क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में हुआ यह परिवर्तन कुछ समय तक बना रहता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति नृत्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है। यह नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते रहते हैं तथा उसके व्यवहार में सामंजस्य आ जाता है। इसके बाद अगली इकाई रहेगी आपकी संज्ञान अधिगम, इकाई नंबर 3। अधिगम किसे कहते हैं। पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। विभेदीकरण किसे कहते हैं। मानव प्राणी की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। इसी को मनोवैज्ञानिक विभेदीकरण कहते हैं। स्मृति के कितने पक्ष होते हैं। स्मृति के 2 पक्ष होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पुनः स्मरण किसे कहते हैं। इसकी अंतर्गत सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना शामिल किया जाता है। विस्मृति किसे कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं। परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजनाएं बनाने को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी शरीर वैज्ञानिक I.P. पावलोव हैं। ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान का उद्देश्य, बुद्धि का उद्देश्य, प्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन है। स्किनर ने किन जानवरों पर अपने प्रयोग किए। स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर अपने प्रयोग किए। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। स्मृति की अवस्थाओं के नाम लिखिए। स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं, संवेदी अवस्था, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। सामाजिक अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, भौतिक सुविधाएं, परिवार की स्थितियां, विद्यालय, सांस्कृतिक वातावरण, रोग, वैश्विक परिवेश, संपूर्ण परिस्थितियां। प्रसूत व्यवहार क्या होता है। प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति या जानवर किसी आवश्यकता से प्रेरित होकर कार्य करता है, जैसे भूख। पहले वह अन्वेषी क्रियाएं करता है। अन्वेषी क्रियाएं करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति की अनुक्रिया उपलब्ध करता है, जैसे भोजन प्राप्ति। वह इस अनुक्रिया की आवृत्ति करता है। पुनर्बलन। इस प्रकार यह अनुक्रिया अधिगम अनुक्रिया हो जाती है। यही प्रसूत व्यवहार कहलाता है। सीखने की कोई 2 विधियां लिखिए। सीखने की 2 विधियां हैं, अवधान का विस्तार, अभिप्रेरणा द्वारा सीखना। अधिगम की प्रकृति को समझाइए। अधिगम की प्रकृति। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होती है। अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। यह व्यवहार परिवर्तन की क्रिया है। सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम का परिपक्वता, थकान, बीमारी, नशा आदि से संबंध नहीं होता। 5वां है अधिगम के कोई 2 व्यवहारवादी सिद्धांतों के नाम लिखिए। अधिगम के प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न हैं। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत और कोहलर का सूझ का सिद्धांत। अवधान एवं रुचि में क्या संबंध होता है, समझाइए। अवधान एवं रुचि के संबंध। मैकडूगल के अनुसार रुचि गुप्त अवधान है एवं अवधान सक्रिय रुचि है। कुछ मनोवैज्ञानिक अवधान को रुचि पर आधारित मानते हैं एवं कुछ मानते हैं कि रुचि अवधान पर आधारित है, परंतु अवधान व रुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि
रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान देता है तो अवधान के कारण किसी वस्तु के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न की जा सकती है, समझाइए। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। खेल विधि का उपयोग, समूह गतिविधियों का आयोजन करके, प्रयोग निरीक्षण आदि अवसर देके, पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कराना, जिज्ञासा को तृप्त करना, अत्यधिक शिक्षण से दूर रहना, अत्यधिक पुनरावृत्ति से दूर रहना। 8वां है स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के कोई 4 शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ निम्न है। भाषा विकास व शब्दार्थ विकास में महत्वपूर्ण, सामाजिक रूप से वांछित स्वीकार्य व्यवहार का विकास करना, पुरस्कार या दंड के माध्यम से सिखाने में सरलता, पुनर्वलन के माध्यम से व्यवहार को सही दिशा देना, परिणामों की प्राप्ति संतुष्टि देती है और यह संतुष्टि अधिगम को प्रेरित करती है। व्यवहारवाद के कोई 2 नियम लिखिए। व्यवहारवाद के 2 नियम, बारंबारता का नियम और अभिनवता का नियम। अवधान की परिभाषा लिखिए। रॉस के अनुसार अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। सीखने की तत्परता का क्या नियम है? सीखने की तत्परता का नियम क्या है? सीखने की तत्परता का नियम, तत्परता का अभिप्राय है किसी काम को करने के लिए तैयार होना। यह तैयारी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की होनी चाहिए। 1-2 मास के बालक को हम बैठना नहीं सिखा सकते क्योंकि वह उसके लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होता। 7 वर्ष के बालक को हम किसी गहन समस्या का समाधान करना नहीं सिखा सकते क्योंकि वह अभी मानसिक या बौद्धिक रूप से तैयार नहीं होता। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी शारीरिक क्रिया को सीखने के लिए शारीरिक परिपक्वता और किसी मानसिक या बौद्धिक क्रिया को सीखना हो तो मानसिक या बौद्धिक परिपक्वता होनी चाहिए। सीखने की परिभाषा दीजिए। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। पॉल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। इसके बाद लास्ट है आपकी चौथी, इसके बाद एक और है वो मैं बाद में करा दूंगी, 5वीं इकाई। चौथी में देख लीजिए, भाषा के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? भाषा के द्वारा दूसरों के क्रियाकलाप, ध्यान का संचालन और अपनी बात समझाने का कार्य किया जाता है। कहानियों के माध्यम से बच्चों में कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है? कहानियों के माध्यम से बच्चों में 4 प्रकार की भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है। भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। हिंदी के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 41 होती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा अक्षरों को केवल ध्वन्यात्मक रूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय की क्रिया के लिए किया जाता है। बहुभाषिकता किसे कहते हैं? बहुभाषिकता के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना शामिल है। आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता कौन थे? आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडूरा और वाल्टन मिशेल थे। वार्तालाप किसे कहते हैं? 2 व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप या संभाषण या संवाद कहते हैं। वाणी किसे कहते हैं? वाणी में हम हाव भाव को व्यक्त करने के लिए मुख से ध्वनि निकालते हैं या शब्दों को उच्चारित करते हैं। 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में कितने शब्द होते हैं? 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में औसतन 10,000 शब्द होते हैं। संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। E.G. मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। इसके बाद इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। भाषा क्या है? भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों से होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थ में देखे एवं सुने जाते हैं। उदाहरण के लिए मानव परस्पर विचार विनिमय करने के लिए ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं, वे सभी भाषा कहलाती हैं। भाषा मानव भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह विचार विनिमय का साधन है। यह भाव, विचार, अनुभव आदि को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। भाषा के विभिन्न रूपों को समझाइए।
भाषा के विभिन्न रूप निम्नानुसार हैं। एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते हैं। मौखिक भाषा अक्षरों का केवल ध्वन्यात्मक रूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में समस्त ज्ञान मौखिक रूप से ही सुरक्षित रहा है। लिखित भाषा में क्या होता है, देखिए, जब हम अपने मौखिक विचारों को किसी भी लिपि में लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप अधिक स्थायी माना जाता है। जब हम अपने विचार अथवा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं तो लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। किसी जाति, समाज अथवा राष्ट्र के विचार, मूल्य, मान्यताएं आदि लिखित भाषा में ही सुरक्षित रहते हैं। अगला है वर्तमान समय में बहुभाषिकता की लोकप्रियता का कारण बताइए, अथवा बहुभाषिकता क्या है। वर्तमान समय में बहुभाषिकता की लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण हैं। बहुभाषिकता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिकता में विभिन्न भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भाषाओं को सीखने का प्रयास किया जाता है। इसमें भाषाओं की उपयोगिता के आधार पर महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यालय में भी छात्रों को एक से अधिक भाषा सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला है भाषा सीखने में श्रवण कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्रवण कौशल का संबंध कान से है। भाषा सीखने का यह प्रथम चरण है। छात्र कहानी, कविता, भाषण, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है तथा उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। वास्तव में श्रवण कौशल भाषा सीखने का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसके आधार पर ही अन्य कौशलों का विकास किया जा सकता है। श्रवण कौशल के पश्चात ही पढ़ने लिखने का कौशल विकसित किया जा सकता है। विचारों को कान के द्वारा सुनकर अथवा अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कहलाती है। अगला है बच्चों में पाए जाने वाले कोई 4 वाणी दोषों के नाम लिखिए। वाणी दोष, बच्चों में पाए जाने वाले प्रमुख वाणी दोष निम्न होते हैं: तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण और भ्रष्ट उच्चारण। भाषा और वाणी में क्या अंतर होता है? भाषा और वाणी में अंतर: भाषा का प्रत्यय वाणी के प्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है और इसके अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान के सभी माध्यम सम्मिलित होते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना, संकेतों का प्रयोग करना, मुखमंडलीय प्रकाशन, हाव भाव सभी भाषा के विविध रूप हैं। वाणी भाषा का केवल एक विशिष्ट रूप कही जाएगी। वाणी में हम अपने हाव भाव को व्यक्त करने के लिए मुख से ध्वनि निकालते हैं या शब्दों को उच्चारित करते हैं। कहानी के कितने प्रकार होते हैं? कहानी के 8 प्रकार होते हैं: घटना प्रधान, पात्र प्रधान, विचार प्रधान, भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, हास्य प्रधान, काव्यात्मक और प्रतीकात्मक। अंतिम क्वेश्चन है आपका, बालकों में कितने प्रकार का शब्द भंडार पाया जाता है? बालकों में शब्द भंडार 14 वर्ष में 9000, 16 वर्ष में 11700 और 18 वर्ष में 13500 शब्द भंडार पाए जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।